हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BHIC 103 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये आपके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं आपके एग्जाम्स पे, आपने नहीं दिया होगा, आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने दिया होगा। तो उस उनमें से ये क्वेश्चंस है उठाए हैं मैंने, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं। आपका 1 तारीख को एग्जाम है, जुलाई 2025 का। अगर आप इसके बाद भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। भारत का इतिहास सेकंड पार्ट, इसके अलावा भी और भी वीडियोस हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं और जानकारी के लिए। पहला जो क्वेश्चन है जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो है कुषाण के बारे में। कुषाण सत्ता के उद्भव और स्थापना पर एक लेख लिखिए। तो जो कुषाण जो बेसिकली संप्रदाय है उसके बारे में पूछ रहा है कि शुरुआत कैसे हुई, इन द सेंस कि मतलब शुरू कैसे हुआ, कैसे उद्गम हुआ, कैसे आए, कैसे महाराजा बने। सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई वो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उद्भव जो है, जैसे शुरुआत होती है, जैसे कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं तो वो पहले बच्चे थे, वो एक शासक परिवार से नहीं थे, लेकिन बाद में उनको जो है जो चाणक्य थे उन्होंने अडॉप्ट किया और उनको सिखाया, ठीक है। तो वो एक महाराजा बने, बहुत ही महान राजा बने, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहले मूल प्रारंभिक यात्रा, यानी कि इसमें शुरुआत होती है कि कैसे कैसे जो है कि स्टेप वाइज हुआ, कि जिसकी वजह से ये जो कुषाणास थे ये सामने आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो ना यूची समुदाय से थे। यूची मतलब चाइना का एक समुदाय है, यूची। वो लोग चाइना में रहते थे ये लोग पहले, कुषाण समुदाय। तो ये यूची समुदाय से थे, यानी कि जाति एंगी यूची उसमें से थे। और ये बेसिकली चीन का जो एरिया है ना, एक एरिया होता है वहाँ पे, उसको बोलते हैं टकला मकान। आपने शायद पढ़ा होगा कभी मैप वगैरह में। तो एक टकला मकान करके एक एरिया है, वहाँ से ये लोग आते हैं, ठीक है। मतलब शुरुआत इनकी वहाँ से है। उद्भव जो क्षेत्र है, जो इनका मॉडर्न जो हम होम टाउन बोलते हैं ना, वो उनका वहाँ पर है मेनली। फिर बाद में ये और जगह गए, जैसे कि भारत में भी आए। उसके बाद कह रहा है कि सेकंड जो सदी में इनको जो है हुड नामक बर्बर जाति एक वहाँ पे थी, बहुत ही बर्बर खतरनाक जाति। जो है कि बर्बर मतलब होता है कि जो मारपीट करे, जो लोगों को मार दे, जान से खत्म करने वाली जो जाति होती है उसको बोलते हैं बर्बर। जो किसी पे रहम नहीं करती है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से इनको अपनी जगह छोड़ के वहां से भागना पड़ा, ठीक है। और कारणवश जो है ये पश्चिम की ओर चले गए। पश्चिम मतलब, अब आपने देखा होगा भारत, मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। तो ये जो एरिया है ना, ये जो चाइना, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये पूरा चाइना है। ये जो भाग के आएंगे ना पश्चिम, तो ये वाला एरिया है ना, तो ये इस तरफ आए इस तरीके से, ठीक है। भारत की तरफ जो है इनका प्रस्ताव आपको देखने को मिलेगा, पश्चिम की ओर, मतलब भारत की तरफ आए ये लोग भाग के। और कुछ लोग तिब्बत की ओर चले गए, कुछ लोग भारत की तरफ आ गए। ये दो टुकड़ों में जो है विभाजित हुए थे, दो भागों में बटे थे ये। तो पहला को जो है वो, पहले जो भाग था उसको बोलते हैं लघु यूची, और दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं महान यूची। तो ये जो महान यूची है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जो कुषाण जिसमें से बने थे, ये महान जो है यूची थे, जो पश्चिम की ओर आए थे, ठीक है, यानी कि जो भारत की तरफ आए थे, इनको बोलते हैं। मैं भारत की तरफ क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये लोग जो है पश्चिम की तरफ आए थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि भारत की तरफ आए थे। उसके अलावा इसकी स्थापना की बात करें कि कैसे ये लोग एक राजा के रूप में सामने आए, तो कह रहे हैं कि महान जो यूची थे, इनकी 5 शाखाओं में ये बट गए थे। बेसिकली जो महान यूची मैंने आपको बताया था, अभी 2 शाखाओं में बटे थे, उसमें महान यूची था एक। तो जो महान यूची जो समुदाय था, जिसके कुषाण में जो लोग थे वो सदस्य थे। तो ये जो है ना, इनमें से जो महान जो थे, इनमें से जो एक समुदाय है ये कुई शुआंग करके, ये सबसे ज्यादा पावरफुल थे, ठीक है। मतलब 5 शासकों में से, 5 समुदायों में से सबसे ज्यादा पावरफुल ये थे, ठीक है। और कुजूल कडफी कडफिसेस, ठीक है, मतलब नाम थोड़ा सा अजीब सा है। कुजूल कडफिसेस जो है एक राजा है, जिन्होंने स्थापना की थी कुषाण सत्ता की, ठीक है। तो राजा का नाम बेशक आप याद ना रखो, पर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो आपको याद रखना है। ये नाम याद रखना ना थोड़ा मुश्किल है। कुजूल जो है, अगर आप एग्जाम से पहले देख रहे हो ना, एग्जाम सेंटर बैठ रहे हो, तो आपके लिए आसान है। 1 2 बार लिख लेना कॉपी वगैरह पे, तो आपको याद हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आप एटलीस्ट कर पाएंगे, ठीक है। और उन्होंने कह रहा है कि उन्होंने जो है काबुल, कांधार और अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर जो है एक तरीके से आधिपत्य, मतलब शासन किया, वहां पे कब्जा कर लिया, ठीक है। काबुल, कांधार और अफगानिस्तान। तांबे के सिक्के जारी किए इन लोगों ने, और इनकी इनको जो है उपाधियां भी दी जाती थी, ठीक है। उपाधि में महाराजाधिराज करके इनको जो है सम्मानित किया जाता था। और धर्म
हाथीदस करके, ठीक है। 2 उपाधि जो है इनको मिली हुई थी। उपाधि जो है उस समय इम्पोर्टेंट थी। किसी भी राजा को किसी ने युद्ध जीत लिया तो उसको उस उपाधि से जो सम्मान किया जाता था कि भाई इसने ये हासिल किया है। तो कलिंग वॉर जैसे युद्ध हुआ था तो उसमें जो है अशोक को याद किया जाता है, तो ऐसे ही इनको भी याद करते हैं इनकी उपाधि के द्वारा। उसके अलावा विम कडफिसेस, ये जो है इनके पुत्र है। कौन? ये जो आपको मैंने बताया था कुजूल के पुत्र हैं ये। तो सेकंड्स में जो कमांड थी जो लास्ट में इन्होंने संभाली इनके बाद, ठीक है। और उसके बाद सबसे जो उत्तम शासक थे, राजा थे कुषाण के, वो थे कनिष्क, ठीक है। कुषाण शासक कशिक जो कनिष्क थे वो सबसे श्रेष्ठ थे इनमें, जिनकी वजह से इनका जो है एक तरीके से स्वर्ण युग बोल सकते हो आप। इनके शासनकाल का जो था सबसे सबसे महान राजा थे वो इनके शासकों के, कुषाण शासक के। साम्राज्य विस्तार किया इन लोगों ने, कनिष्क ने बहुत इनका। और धार्मिक संरक्षण में बात करें तो बौद्ध धर्म की जो है ये जो महायान समुदाय है उनकी संरक्षक थे ये, ठीक है। कला में बात करें तो गांधार मथुरा कला जो है इनकी फेमस है, ठीक है। गांधार जो है अब शायद अफगानिस्तान में आता है, तो वो अफगानिस्तान और जो मथुरा है वो भारत की तरफ आता है, तो इन दोनों में जो है इन्होंने अपनी कला को प्रदर्शित किया। थोड़ा बहुत भारत में भी इनका जो है प्रभुत्व रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि भारत की तरफ भी आए थे ये लोग। मेनली अफगानिस्तान में, काबुल में और कांधार में गए थे ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका तमिल तमिलाकम, एक तमिलाकम के आर्थिक राजनीतिक सामाजिक संगठन पर चर्चा कीजिए। देखो यहाँ पे क्या सवाल बनता है इसका, ये सवाल बनेगा एक तो, एक सवाल बन सकता है सिर्फ इकोनॉमी पे, यानी कि आर्थिक चीजों को बताओ, या फिर सामाजिक, या फिर राजनीतिक। जरूरी नहीं है कि सभी तीनों को बन जाए, क्या पता किसी दो को पूछ ले, किसी एक को पूछ ले, या आपको कुछ अलग तरीके से सवाल पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है चीज़ों को, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो तमिल पूछे तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वही बताना है बस वहाँ पे, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको लास्ट ऑप्शन अपनाना जो है वो मेरा जो कहा हुआ जो शब्द है उनको आपको याद रखना है, जो लिखी हुई शब्द है वो आपको याद रखनी है। अब तमिलनाडु जो है जैसे कि नाम से पता चल रहा है तमिल के लोग हैं ये, तमिलनाडु और केरल के, यानी कि जो अपना भारत का ये वाला जो भाग है ना, ये केरल है, ये तमिलनाडु है। तो इसमें थोड़ा बहुत जो है तमिलनाडु में केरल का कुछ भाग आपको आप ऐड कर देंगे तो तमिलनाकम बन जाएगा, साम्राज्य बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ पे है, इंडिया में है ये। और तमिलनाकम जो संगम युग के दौरान वर्तमान तमिलनाडु केरल के कुछ हिस्सों को शामिल करता है, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया आपको, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इससे थोड़ा सा जो है टीचर को ये लगता है कि हाँ शुरुआत करी है उसने, अच्छा लिखा है, पता है उसको, थोड़ा बहुत ज्ञान है, ठीक है। सबसे पहला आर्थिक, तो आर्थिक संगठन में कृषि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना। क्योंकि इकोनॉमी की बात करते तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे भारत की अगर हम बात करेंगे तो कृषि ही होगी। अब वो कोई भी राजा है वो कृषि उस पे जो है कृषि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वहाँ पे, ठीक है। आपने आंख बंद करके लिख देना कि कृषि, अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ भी तो लिख दिया करो, कोई आपको मना नहीं बोलेगा। शिल्प और उद्योग की बात करें तो वस्त्र, कपड़े, मोती, मत्स्य पालन भी किया इन लोगों ने, और लोहा यानी कि हथियार बनाया, जहाज निर्माण भी किया। क्योंकि जहाज कैसे निर्माण किया, क्योंकि ये जो एरिया है जहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे अरब की खाड़ी है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, तो इसलिए जहाज से ये लोग हफ्ता जो है व्यापार भी करते थे। व्यापार जो है वाणिज्य भी था इनके आपस में, आपको बताया अभी पीछे। विदेशी व्यापार की बात करें तो हाथी दांत बेचना उनको, वस्त्र बेचना, सोने के आभूषण, शराब, टीन और भी बहुत सारी चीजें सेल की जाती थी। कम जगह थी उसने कम लिखा है, एक दो आप अपनी तरफ से लिख देना कम पड़े तो। कराधान की बात करें, टैक्सेशन की बात करें तो सड़कों पर और जो बंदरगाह है इस पे इनका जो है टैक्स ये लोग लेते थे, ठीक है। मतलब कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो चीज़ें होती है उस पे टैक्स लगाते थे अपना। पॉलिटिकल देखें तो सबसे प्रमुख जो राजनीतिक इकाई है वो है चौल और पांड्या, चेर चौल और पांड्या। तो मतलब ये जो एरिया है, इन एरियाज में ये जो आपको मैंने दिखाया इसमें जो है तीन जो शासक है वो उनका मेन जो है एक तरह से डोमिनेंस था, चेर चोल और पांड्या। कह रहा है कि प्रमुख में क्या बात करेंगे कि फिजोर, यानी कि सरदारों के रूप में हम छोटे सरदार को देखते हैं फिजोर के रूप में, और वेलीर यानी कि बड़े सरदार, वेदार यानी कि सबसे बड़े सरदार, ठीक है। बेसिकली गांव की मुखिया, फिर उसके बाद वो एक किले का मुखिया, एक उसके ऊपर का मुखिया, तो ऐसे जो है मुखियों की एक तरीके से एक श्रेणी बना रखी थी इन लोगों ने, पॉलिटिकल तरीके से, ठीक है, ताकि वो कंट्रोल रखे अपना।
सत्ता की प्रकृति की बात करें तो लोगों पर जो है नियंत्रण रखने की बात थी, क्योंकि भाई राजशाही है तो लोगों पर नियंत्रण था। और जो सरदार जो थे, अभी उन्होंने बताया 3 प्रकार के थे, तो उनसे जो है टैक्स वसूली कराना लोगों से, कि भाई वो अपने आप लोगों से टैक्स वसूली करेंगे और राजा को देंगे। इस तरीके का जो है सिस्टम बना रखा था इन लोगों ने, सत्ता के बारे में बात करें तो। और सामाजिक संगठन तीसरा पॉइंट है। इसमें जो है सामाजिक संगठन में आप इसको जो है लीव कर सकते हो एक बारी के लिए, पर आपको ये जरूर पढ़ना है, क्योंकि समाज के बारे में बात करें तो अ, एक होता है आरासार। मतलब उनकी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं शब्द, पर हमारा जो वर्ण व्यवस्था है वो वैसी की वैसी है। जैसे कि सबसे पहला जो है आरासार, यानी कि शासक वर्ग, यानी कि राजा महाराजा जो है उनको उसने ऊपर रखा। सेकंड नंबर पर कथनार, यानी कि पुजारी जो है, ब्राह्मण। तीसरे नंबर पर वाणिगर, यानी कि जो व्यापारी है उसको रखा गया है। और तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर वेल्लार, यानी कि किसान जो है वो फोर्थ नंबर पर है। उसके बाद फिर और भी लोग थे, ठीक है, लोहार और ये सब जो होते हैं वो भी लोग थे, लेकिन उनका मैंने लिखा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। ये 4 लोग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड 2000 200 सॉरी 200 बीसीई से 300 सीई के मध्य व्यापार और शहरीकरण की प्रमुख विशेषताएं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक है व्यापार, तो दूसरा है शहरीकरण। समय दिया हुआ है आपको, इस समय का जो भी व्यापार और जो शहरीकरण था वो आपको बताना है, ठीक है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन सवाल पूछे तो आपको क्या लिखना है, मैंने जो बता रखा है। सबसे पहला आपको बनाना है व्यापार का पॉइंट, ठीक है। मतलब शुरुआत तो आपको इंट्रोडक्शन से करनी है, मैं बता नहीं रहा हूँ आपको बार बार। आप इतने समझदार हो, इंग्रेजी कर रहे हो, तो कि शुरुआत में इंट्रो लिखते हैं और बॉडी के बाद फिर हम कंक्लूजन लिखते हैं। तो वो दोनों चीज़ें मैं नहीं लिखता हूँ टाइम बचाने के लिए, वो आप लिख सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहला व्यापार में हम बात करेंगे तो व्यापार, व्यापक व्यापार नेटवर्क था इनका। दोनों प्रकार से जो है जल और स्थल, ठीक है, जमीन से भी और जल से भी जो है व्यापार करते थे, ठीक है। पश्चिम बंदरगाह और पूर्वी बंदरगाह, ठीक है। पश्चिम, यहाँ पे भी बंदरगाह थे, यहाँ पे भी बंदरगाह थे, ठीक है। तो दोनों तरीके से बंदरगाह से जो है व्यापार जल के द्वारा हो रहा है। और सेकंड चीज, व्यापारियों और गिल्डों की भूमिका, यानी कि शिल्पकार और व्यापारी खुद को शक्तिशाली संघों में संगठित करते थे। यानी कि एक तरीके से जो छोटे मोटे शिल्पकार भी होते थे, तो वो खुद को एक बहुत बड़ा जो है तुर्रम खा समझते थे उस समय। जो हमने भी देखा ऊपर जो टाइमलाइन दी हुई है ना ईशा पूर्व वाली, इसको बोलते हैं ईशा पूर्व। बीसी मतलब ईशा पूर्व से ईस्वी की बात कर रहे हैं, 300 ईस्वी के, ठीक है। 200 से 200 ईस्वा पूर्व से 300 ईस्वी। तो ये जो समय है, इस समय में जो शिल्पकार और जो व्यापारी थे वो खुद को शक्तिशाली, एक तरीके से जो ग्रुप था वो उन्होंने बना लिया था अपना। और प्रमुख व्यापारिक वस्तु की बात करें तो एक्सपोर्ट में जो है, जैसे कि भारत से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो उसमें काली मिर्च है, ठीक है, मोती है, हाथी दांत है, लकड़ी है। लकड़ी में चंदन की लकड़ियाँ भी हो सकती है उसमें, ठीक है। और इसके अलावा हमारे भारत से आभूषण जाते थे बाहर, ठीक है। बहुत सारे प्रकार के मसाले और भी थे जो भारत में बनते थे। भारत का वस्त्र उद्योग बहुत ही कमाल का था, कि ये एक्सपोर्ट होता था इंडिया से। इंपोर्ट की बात करें, मैंने कि जो भारत मंगाया जा रहा है, तो कांच सबसे बड़ा जो है आएगा इसमें। और सिक्के चांदी के, मिट्टी के बर्तन, शराब, कांच, बता दिया मैंने आपको, बर्तन, ठीक है। और सिक्कों का उपयोग जो है इन्होंने किया अपने व्यापार में, बिजनेस करने के लिए, कि भाई तू मुझे अपने दे, मैं तेरे को अपने दे रहा हूं। जैसे कि अभी होता है ना, करेंसी से हम जो है व्यापार कर पाते हैं, पर हमें अभी जो है डॉलर यूज करना पड़ता है खरीदने के लिए। तो डॉलर से आप जो है विदेशों से भी सामान खरीद सकते हो, ठीक है। तो धातु की मुद्रा थी उस समय, जैसे कि धातु से मतलब है चांदी के सिक्के हो सकते हैं, सोने के सिक्के हो सकते हैं, तो उस प्रकार के। और रोमन सिक्के मेनली, जो मेन जो था ना वो रोमन सिक्के, जैसे कि आज डॉलर्स है, उस समय रोमन सिक्के इंपॉर्टेंट थे विदेशी व्यापार के लिए। और कुछ स्वदेशी सिक्के भी आप उसमें भी व्यापार कर सकते थे, ठीक है। इसके आगे शहरीकरण, तो इसमें इस समय का जो शहरीकरण था, वो आप देखेंगे ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आईवीसी जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में, और जो महाजनपद है, उनके बाद तीसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण जो शहरीकरण है वो इस समय देखा गया, ठीक है, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी में।
क्योंकि आपने काफ़ी बड़ी-बड़ी जो शहर है वो देखे होंगे जो कि आज भी स्थित है, जैसे कि तक्षशिला, मथुरा है, उज्जैन है, पाटलिपुत्र है, ठीक है, तगारा है। तो ये अलग-अलग क्षेत्रों में जो है मोस्ट ऑफ दी जो है यहाँ पे आपको जो मैंने लिखा है वो नॉर्थ में आपको मिलते हैं, ठीक है? बिहार, यूपी और ये जो अपना इलाके हैं यहाँ पे में देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही मतलब बड़े क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे आईवीसी और महाजनपद के बाद, ठीक है? महाजनपद 16 थे हमारे इंडिया के, आपको पता होगा इंडिया के नहीं थे मतलब वो बाहर भी मिला के सारे 16 थे महाजनपद एशिया की बात करें तो। विशेषताओं की बात करें तो उस समय की जो शहर थी, उनकी विशेषताएँ थी कि भई वो नियोजित थे, मतलब प्लानिंग के साथ बनाए गए शहर थे, ऐसे-वैसे नहीं थे और शिल्प विशेषज्ञ था, मतलब कि हाथों से बनाई गई चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट थी वहाँ पे शहरों में। प्रशासनिक केंद्र थे, यानी कि वहाँ पे जैसे कि आज आप दिल्ली को प्रशासनिक केंद्र बोलते हैं ना, जहाँ से सारी सरकार का काम होता है, तो उस समय जो शहर बनाए गए थे, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता था, ठीक है? राजा वहाँ पे बैठ के पूरे एरिया को जो है कंट्रोल करते थे। धार्मिक केंद्र थे बहुत सारे और इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी कि अधिक जनसंख्या थी वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा घनिष्ठ जनसंख्या बोल सकते हो क्योंकि शहरों में नॉर्मली देखने को मिलता है। लास्ट में है शहरीकरण का चालक चालक यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि शहरीकरण को कैसे हम बनाए रखें, तो कृषि से, ठीक है? क्योंकि उस समय हमारे शहरों में भी कृषि इम्पोर्टेंट थी। बेशक हम कितने भी एडवांस हो जाए तो लेकिन कृषि इम्पोर्टेंट हमेशा से रही है। दूसरी बिज़नेस और तीसरा पॉलिटिकल जो स्थिरता है, क्योंकि राजनीति अगर स्थिर नहीं रहेगी, कोई भी राजा आके बदलता रहेगा तो कोई भी शहर जो है विकास नहीं कर पाएगा। तो उसको विकास करने के लिए स्थिरता बहुत ज़रूरी है राजनीति में। ये जैसे कि कोई भी बाहर का राजा आके आक्रमण कर दे रहा है तो उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि शहर बर्बाद हो रहे हैं, लूट रहे हैं बाहर से आके जो राजा वगैरह है, जो भी आक्रमणकारी है, तो इससे शहर जो है नष्ट हो जाते थे। जिससे कि लोग भाग के अपने गाँव में या कहीं भी छुपते थे। ठीक है? तो इसकी वजह से शहर का निर्माण नहीं हो पाता था। तो इसलिए स्थिरता बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल तरीके से। बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि एग्ज़ाम से पहले आपकी वीडियोज़ अपलोड कर दी जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी के लिए बाय बाय।